हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। दोस्तों, आज का जो क्लास होना है वो होना है क्लास थ्री। और ये क्लास 3 किसका है? तो ये क्लास जो है एंशिएंट हिस्ट्री का है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मीन्स प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास का क्लास 3 है। और इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास में लोकप्रिय पुस्तक एवं साहित्य। समझे? तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में लोकप्रिय पुस्तक एवं साहित्य। लोकप्रिय पुस्तक एवं साहित्य। इस पुस्तक से जो है इस पुस्तक से जो है हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए एक एक करके लोकप्रिय पुस्तक को देखते हैं और क्या है। तो आज का सबसे पहला जो लोकप्रिय पुस्तक जो हम पढ़ेंगे वो है बौद्ध साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं? बौद्ध साहित्य। देखिए, बौद्ध धर्म में जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं यानी उसको बौद्ध साहित्य कहते हैं, जिनमें सबसे जो फेमस नाम है वो आता है त्रिपिटक। क्या आते हैं? त्रिपिटक। और त्रिपिटक में 3 ग्रंथों को रखा गया है। त्रिपिटक में जो है 3 ग्रंथों को रखा गया है। वो है पहला विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। और दूसरा सुत्त पिटक। दूसरा क्या है? सुत्त पिटक। और तीसरा जो ग्रंथ है वो है अभिधम्म पिटक। समझे? तो जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में एक प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। और त्रिपिटक के अंदर 3 पुस्तकें आती है। जो पहला है वो है विनय पिटक, जो दूसरा है सुत्त पिटक और जो तीसरा है वो है अभिधम्म पिटक। चलिए अब इन तीनों पुस्तकों के बारे में हम पढ़ते हैं। इस तीनों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जब बात करते हैं हम लोग विनय पिटक की, जब बात करेंगे हम विनय पिटक की, तो इस विनय पिटक पुस्तक से जो है मठवासी जीवन के नियम मिलते हैं। मठवासी जीवन के नियम देखने को मिलते हैं। और ये किसके लिए है? तो यह जो नियम बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं भिक्षुओं। किसके लिए? तो भिक्षुओं के लिए। किसके लिए? भिक्षुओं के लिए। समझिएगा, भिक्षुओं के लिए। भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए मीन्स मेल और फीमेल जो है दोनों के लिए। भिक्षुनियों के लिए। समझे? तो विनय पिटक में आपको क्या मिलेगा? तो विनय पिटक में जो है मठवासी जीवन के नियम मिलते हैं। जो नियम बनाए गए हैं वो भिक्षुओं एवं भिक्षुनियों के लिए बनाए गए हैं। जो लोग मठ में, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित जो मठ होते हैं वहां पर जो भिक्षु एवं भिक्षुनियां जाते हैं उनके नियम के बारे में चर्चा की गई है। किस पुस्तक में? तो विनय पिटक पुस्तक में। किस पुस्तक में? विनय पिटक। अब दूसरा पुस्तक है आपके सामने सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। समझिएगा, सुत्त पिटक। अब सुत्त पिटक में आपको क्या मिलेगा?
तो सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के प्रवचनों, आदेशों एवं संवादों का संग्रह मिलता है। बुद्ध के, गौतम बुद्ध के प्रवचन मीन्स प्रवचनों, उपदेशों, उपदेशों एवं संवादों, एवं संवादों का संग्रह, संवादों का संग्रह मिलता है। किसमें मिलता है? तो ये आपको सुत्त पिटक में मिलता है। किसमें मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो क्लास हो रहा है वो हो रहा है भारतीय इतिहास का। जो प्राचीन इतिहास है उसमें कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ठीक है, उसी की आज चर्चा करेंगे, जिसमें सबको पता होगा कि 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। 1 से 2 एग्जाम आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य के जो दूसरे पुस्तक हैं सुत्त पिटक, इसमें क्या मिलेगा आपको? तो बुद्ध के प्रवचनों एवं उपदेशों एवं संवादों का संग्रह मिलता है। क्या मिलता है? बुद्ध के प्रवचनों, उपदेशों एवं संवादों का संग्रह मिलता है। चलिए अब तीसरा पुस्तक, तीसरा पिटक में क्या है? त्रिपिटक में 3 पुस्तक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और जो तीसरा पुस्तक है वो है अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। समझिएगा, अभिधम्म पिटक में आपको क्या मिलेगा? तो अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध दर्शन एवं दार्शनिक सिद्धांत क्या मिलेगा? बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के दर्शन क्या है? बौद्ध धर्म के दर्शन एवं दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। क्या है? दार्शनिक, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, संग्रह है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक में। चलिए एक बार तीनों पिटक को हम रिवीजन कर लेते हैं, तीनों पिटक को हम रिवीजन कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य के जो है त्रिपिटक नाम आपने सुना होगा, उसमें फेमस है 3 बुक। कौन कौन? 3। इस तीनों बुक को ही एक्चुअल में विनय त्रिपिटक कहा जाता है। एक पिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आपको मठवासी जीवन के नियम देखने को मिलते हैं, जो भिक्षुनियों एवं भिक्षुओं के लिए बनाए गए, जो मठ में रहते हैं। दूसरा पुस्तक जो है वो है सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक में आपको बुद्ध के प्रवचन, उपदेश और संवादों का संग्रह मिलता है। और जो तीसरा पुस्तक है वो है अभिधम्म पिटक, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। चलिए अब एक और पुस्तक है इसमें बौद्ध साहित्य में, और बहुत ही फेमस होगा, आपको शायद याद हो, जातक। क्या है? जातक, जातक। देखिए जातक जो पुस्तक है, जातक ग्रंथ, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों, पूर्व जन्म की कहानियों, पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह मिलता है, का संग्रह मिलता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आपको एक चीज नोट कर लेना चाहिए, आपको एक चीज नोट कर लेना चाहिए, आपको एक चीज नोट कर लेना चाहिए कि बौद्ध धर्म में जितने भी पुस्तक लिखे गए हैं, यानी बौद्ध धर्म के बौद्ध साहित्य जितने भी हैं, बौद्ध साहित्य अधिकांशतः पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। भैया हमको सपोर्ट लाइक कर दीजिए ना, राखी देवी, सभी को सपोर्ट मिलेगा जी।
आप लोग चैनल पे बने रहिए। फिलहाल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास, तो मैं ज्यादा बातचीत करूंगा नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के अगले पुस्तक की ओर। बौद्ध धर्म में अगले दो पुस्तक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, दो पुस्तक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक पुस्तक का नाम है दीपवंश, क्या है? दीपवंश। और एक पुस्तक का नाम है महावंश। दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश किस धर्म के ये ग्रंथ हैं? तो यह जो ग्रंथ है वो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। और इस पुस्तक से जो है, इस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। किस पुस्तक से? तो दीपवंश से और महावंश से। चलिए अगला पुस्तक है बौद्ध साहित्य से ही, बौद्ध साहित्य से पुस्तक नंबर 4, और वो है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। देखिएगा मिलिंद पन्हो पुस्तक जो है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो पुस्तक जो है, सबसे पहले नंबर अगर इसकी बात करें तो इसके लेखक कौन है? मिलिंद पन्हो पुस्तक को किसने लिखा था? तो मिलिंद पन्हो पुस्तक को जो है लिखने वाले थे नागसेन। किसने लिखा था? नागसेन। किसने लिखा था? नागसेन। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था नागसेन ने। किसने लिखा था? नागसेन ने। और यही मिलिंद पन्हो पुस्तक से जो है, मिलिंद पन्हो पुस्तक से हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक मीनांडर की जानकारी प्राप्त होती है। हिंद यवन शासक, यवन शासक मीनांडर, क्या है? मीनांडर। देखिएगा मीनांडर, मीनांडर के विषय, मीनांडर के विषय में जानकारी मिलती है। मीनांडर के विषय में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, सबको लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, थैंक यू। आप भी कर दीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो पुस्तक है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, और वो पुस्तक है कथा वस्तु। क्या है? कथा वस्तु, कथा वस्तु। देखिएगा कथा वस्तु नामक पुस्तक, कथा वस्तु नामक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह हीनयान संप्रदाय का, हीनयान, हीनयान संप्रदाय का प्रसिद्ध पुस्तक है। किसका है? हीनयान, हीनयान संप्रदाय का, हीनयान संप्रदाय का, हीनयान संप्रदाय, संप्रदाय का पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक। समझिएगा जो कथा वस्तु है वह किस संप्रदाय का पुस्तक है? तो कथा वस्तु पुस्तक जो है वो है आपका हीनयान संप्रदाय के प्रमुख पुस्तक हैं। आपको पता होगा बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे स्पेशली उस चैप्टर में, तब हम विशेष जानेंगे। अभी इस चैप्टर में सिर्फ हम बुक को पढ़ रहे हैं, पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो चलिए अपने पॉइंट पर हम बने रहेंगे। हीनयान संप्रदाय का जो प्रमुख पुस्तक है कथा वस्तु, और इस कथा वस्तु से जो है किसकी जानकारी प्राप्त होती है, किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है? तो कथा वस्तु पुस्तक से जो है महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, क्या है? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र, गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र के, जीवन चरित्र के, जीवन चरित्र जो है, जीवन चरित्र के अनेक कथा, अनेक कथा इसमें मिलते हैं, अनेक कथाएं मिलती है, अनेक कथाएं मिलती है, अनेक कथाएं मिलती है। किसमें? तो कथा वस्तु में, कथा वस्तु में। चलिए अब जैसे अभी मैंने हीनयान संप्रदाय के बारे में पढ़ा है, तो जो दूसरा धर्म इसका संप्रदाय था
वो क्या था? तो महायान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, एक हीनयान संप्रदाय था और एक है महायान संप्रदाय। अब महायान संप्रदाय के जो हैं दो पुस्तक हैं। महायान संप्रदाय के कितने पुस्तक हैं? दो पुस्तक हैं और एक पुस्तक का नाम है ललित विस्तर। क्या नाम है? ललित विस्तर, ललित विस्तर। और जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है दिव्यावदान, दिव्यावदान, दिव्यावदान। समझे? दो पुस्तक महायान संप्रदाय के, दो पुस्तक महायान संप्रदाय के दो पुस्तक, वह कौन है? तो ललित विस्तर और दिव्यावदान, ललित विस्तर और दिव्यावदान। चलिए ललित विस्तर के बारे में हम समझते हैं। ललित विस्तर, तो ललित विस्तर से जो है हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो इसमें जो है बुद्ध को देवता मानकर, बुद्ध को देवता माना गया है, यानी गौतम बुद्ध को देवता मानकर, देवता मानकर, देवता मानकर उसके चमत्कारी कार्यों को, चमत्कारी कार्यों का वर्णन है, कार्यों का विवरण है। समझे? कार्यों का विवरण है। समझे? तो क्या है इसमें? जो गौतम बुद्ध को जो है देवता मानकर, गौतम बुद्ध को देवता मानकर उसके चमत्कारी कार्यों का विवरण है। और ये कौन से पुस्तक में है? तो ललित विस्तर, ललित विस्तर। हाय सेंसी, सभी को मैं याद कर रहा हूं भाई, याद है मुझे। अभी लाइव क्लास चल रहा है और स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग क्लास आप लोग को मिल जाएगा। अभी उम्मीद करेंगे आप लोग बने रहिए क्लास में, ठीक है। और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अगला बौद्ध साहित्य मेरा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के साहित्य। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म के साहित्य मीन्स जैन साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं हम? जैन साहित्य। चलिए जैन साहित्य देखिएगा, जैन साहित्य के जो पुस्तक हैं इसको हम लोग, जैन साहित्य को दूसरे अर्थ में आगम भी कहा जाता है, इसे आगम भी कहा जाता है, आगम भी कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? आगम। चलिए अगला, आपको जो है इस जैन साहित्य से आपको क्या मिलती है? देखिए जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है एक प्रसिद्ध, आप यहां पर समझिएगा एक तरीके से नोट करके समझे, नोट करके आप समझने का प्रयास करिए कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास एक पुस्तक है कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। और इस कल्पसूत्र से जो है, इस कल्पसूत्र नामक पुस्तक से, ग्रंथ से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, इतिहास की जानकारी मिलती है, की जानकारी प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है। कल्पसूत्र। तो जैन साहित्य, पहला नंबर तो ये समझेंगे, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहते हैं? आगम। जैन साहित्य का एक प्रसिद्ध पुस्तक है कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र से जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। एक और सूत्र है, एक और सूत्र है, यानी एक और पुस्तक है, एक और पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। समझिएगा, भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र से जो है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और इससे जो है महावीर के जीवन कृत्यों, महावीर के जीवन कृत्यों, जीवन में किए गए कार्यों अर्थात जीवन कृत्यों एवं
एवं उनके समकालिक उनके समकालिक उनके समकालिक शासकों के साथ उनके समकालिक शासकों के साथ संबंध का विवरण मिलता है। शासकों के साथ संबंध का विवरण मिलता है। समझे? भगवती सूत्र क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जो है, भगवती सूत्र में आपको महावीर के जीवन कृत्यों मीन्स जीवन कार्यों एवं उनके समकालिक, जो महावीर के समकालिक होंगे यानी उसके एज के जो शासक होंगे, उसके समय के शासक जो होंगे, उनके साथ संबंध का विवरण मिलता है। किस पुस्तक में? तो भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र जो है वह किस धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है? तो जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। एक चीज आप नोट कर लीजिए यहाँ पर कि जो एक कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र के रचनाकार यानी इसके जो लेखक हैं, किसके द्वारा लिखा गया था? तो कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। समझे? भद्रबाहु। कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? भद्रबाहु। चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण साहित्य हैं यानी ग्रंथ हैं जो जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। प्रमुख साहित्य या ग्रंथ है जैन धर्म के। इसके जैन धर्म के देखिएगा, जैन धर्म के प्रमुख साहित्य तो एक नंबर में रखिएगा आप लोग। अभी तो जो पढ़ लिया, उसके अलावा है परिशिष्ट प्रबंध। क्या है? परिशिष्ट प्रबंध। और जो दूसरा पुस्तक है वो है भद्रबाहु चरित्र। और तीसरा पुस्तक है आचारांग सूत्र। और चौथा पुस्तक है कालिका पुराण। क्या है? कालिका पुराण। और जो पांचवा पुस्तक है वो है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण। समझे? त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण। देखिएगा, ये सभी जो हैं, ये सभी जैन धर्म से संबंधित जो है पुस्तक है, ग्रंथ है। तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये पुस्तक जो है किस ग्रंथ से, किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना है कि जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य से संबंधित है। चलिए, जैन साहित्य मेरा खत्म हो गया, बौद्ध साहित्य मेरा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो कुछ लोकप्रिय पुस्तक हैं या ग्रंथ आप कह लीजिए, कब किस जमाने के? तो आपको ये प्राचीन भारतीय इतिहास के लोकप्रिय पुस्तक या ग्रंथ। चलिए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, पहला नंबर डालिएगा आप लोग। पहला नंबर डालिएगा अर्थशास्त्र। क्या डालना है? अर्थशास्त्र। देखिएगा, पहला पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। समझिएगा, सबसे पहला नंबर कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, यानी किसने लिखा था अर्थशास्त्र को? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो थे चाणक्य। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। और चाणक्य का अन्य नाम, चाणक्य के अन्य नाम जो थे, चाणक्य के अन्य नाम यानी इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहा जाता है। एक और नाम है चाणक्य का, विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। तो समझिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? तो कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त हैं। समझे? चलिए आगे बढ़। अच्छा, इसमें और देखिएगा, इसका दूसरा जानकारी, अर्थशास्त्र से जो है किस काल का इतिहास मिलता है? तो मुझे मौर्य काल का इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास,
कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अर्थशास्त्र से। किससे? अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से। अच्छा, मौर्य कालीन इतिहास के एक और पुस्तक है, पुस्तक नंबर 2 क्या है? अष्टध्यायी। अष्टध्यायी। अष्टध्यायी समझिएगा, अष्टध्यायी पुस्तक। अष्टध्यायी पुस्तक को किसने लिखा था? तो अष्टध्यायी पुस्तक के जो लेखक थे वो थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। और यह अष्टध्यायी पुस्तक जो है, अष्टध्यायी पुस्तक किस चीज में फेमस रखती है? तो एक बात जो महत्वपूर्ण है कि यह व्याकरण की पुस्तक है। किस चीज की पुस्तक है? व्याकरण की पुस्तक है। और किस भाषा के लिए? तो संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा व्याकरण की यह पहली पुस्तक है। यह क्या है? पहली पुस्तक है। यानी पहली पुस्तक संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? तो अष्टध्यायी। कौन है? अष्टध्यायी। अष्टध्यायी को किसने लिखा था? तो पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। एक चीज और आपको नोट कर लेना है कि इसी पुस्तक में सबसे पहली बार जो है, सबसे पहली बार लिपि शब्द का उपयोग किया गया था। किस शब्द का उपयोग किया गया था? लिपि। लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। लिपि शब्द का प्रयोग। लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। समझे? प्रयोग किया गया था। अष्टध्यायी, तो अष्टध्यायी के लेखक कौन? पाणिनि। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध? तो संस्कृत भाषा की, भाषा व्याकरण की यह पहली पुस्तक थी। और इसमें जो है सबसे पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। किसमें? तो अष्टध्यायी नामक पुस्तक में। अष्टध्यायी नामक पुस्तक में। चलिए, एक और पुस्तक आपका मौर्य काल से संबंधित है और यह बहुत ही फेमस है, वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। देखिएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस बुक से भी जो है हमें मौर्य कालीन इतिहास की ही जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए, एक और पुस्तक है आपका कथा सरित सागर। 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 चलिए, कथा सरित सागर देखिएगा। कथा सरित सागर क्या है? कथा सरित सागर। तो इस पुस्तक के बारे में समझिए कि कथा सरित सागर को किसने लिखा था, यानी इसके लेखक कौन थे? तो कथा सरित सागर के लेखक थे सोमदेव। कौन है? तो सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। कौन है? सोमदेव। समझे? और कथा सरित सागर से भी मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी, मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। एक और है मौर्य युगीन संबंधित से, और वो नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी।
बृहत कथा मंजरी पुस्तक, बृहत कथा मंजरी पुस्तक। तो बृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक जो हैं वो है क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र। क्या है? क्षेमेंद्र। और इससे भी जो है आपको, इससे भी जो है आपको यानी बृहत कथा मंजरी से भी मौर्यकालीन की ही जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन इतिहास की ही जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी से संबंधित 5 पुस्तक कौन कौन? तो बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी लेखक कौन? तो क्षेमेंद्र। बृहत कथा मंजरी लेखक कौन? क्षेमेंद्र। अगला कथा सरित सागर, कथा सरित के लेखक कौन? सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन? सोमदेव। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? विशाख दत्त। और एक और पुस्तक है अष्टध्यायी, अष्टध्यायी के लेखक कौन? तो पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक कौन? पाणिनि। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चलिए, अब अगला पुस्तक, अगला पुस्तक की हम बात करेंगे राजतरंगिणी। अगला पुस्तक जो है हमारा राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। समझिएगा, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। यह राजतरंगिणी पुस्तक जो है, राजतरंगिणी पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है कल्हन। कौन है? कल्हन। राजतरंगिणी पुस्तक, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हन। क्या है? कल्हन। और इस राजतरंगिणी पुस्तक से जो है किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो राजतरंगिणी पुस्तक से जो है आपको कश्मीर के शासकों की जानकारी, कश्मीर के शासकों की जानकारी, कश्मीर के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। कश्मीर के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, वो भी क्या? आदि काल से लेकर के 12वीं सदी तक, यानी प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक, 12वीं सदी तक लगभग 1151 ईस्वी तक का इतिहास, यानी 1151 ईस्वी तक का इतिहास कहाँ का? कश्मीर के शासकों का। कश्मीर के शासकों का इतिहास जो है 12वीं सदी तक, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक में 1151 ईस्वी तक जो है इतिहास, कश्मीर के शासकों की इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो राजतरंगिणी, राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन? तो कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन? कल्हन। और एक और इंपॉर्टेंट है राजतरंगिणी की विशेषता ये है, राजतरंगिणी पुस्तक की विशेषता ये है कि इसी पुस्तक में जो है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास किया गया। यानी संस्कृत भाषा में, संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण सबसे पहले मिलती है, सबसे पहले इसी पुस्तक में मिलती है, इसी पुस्तक में मिलती है। कौन से पुस्तक में? तो राजतरंगिणी में। किसमें? राजतरंगिणी में। किसमें मिलती है? राजतरंगिणी में। संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण संस्कृत भाषा में सबसे पहले कौन से पुस्तक में प्रयास किया गया था? तो वो किया गया था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन? तो कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन? कल्हन। राजतरंगिणी से किसका इतिहास मिलता है? तो कश्मीर के शासकों का इतिहास मिलता है। चलिए, अगला हम बात करते हैं, एक और पुस्तक है, वो है मुद्रा राक्षस तो हमने पढ़ लिया है। एक है आपका गार्गी संहिता। क्या है? गार्गी संहिता।
गार्गी संहिता, समझिएगा, गार्गी संहिता क्या है पुस्तक का नाम? गार्गी संहिता, गार्गी संहिता। अरे यार, गार्गी संहिता, समझिएगा, ये गार्गी संहिता पुस्तक, गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है, गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो कात्यायन, 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 कात्यायन। गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो कात्यायन। और यह जो पुस्तक है, यह जो पुस्तक है, ये ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष प्रकार, यानी ज्योति ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। यानी यह पुस्तक कैसा है? यह पुस्तक किस प्रकार का है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। और फिर भी इसमें जो है सबसे पहले भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, यानी भारत पर होने वाले, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, यवन आक्रमण, यवन आक्रमण, यवन आक्रमण का विवरण प्राप्त होता है। यवन आक्रमण के बारे में मिलता है जानकारी, समझे, विवरण प्राप्त होता है। गार्गी संहिता कौन सा पुस्तक है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक कौन? तो कात्यायन। किस प्रकार का ये बुक है? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें ज्योतिष से संबंधित जो है जानकारी है। लेकिन फिर भी इसी पुस्तक में, गार्गी संहिता में जो है यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है, समझे। गार्गी संहिता हो गया। अब एक और पुस्तक है, आपको ध्यान रखना, मैं सारे पुस्तक करवा रहा हूं इस पुस्तक में, मतलब इस क्लास में सभी पुस्तक एक जगह, प्राचीन भारतीय इतिहास के लोकप्रिय पुस्तक। चलिए, 8वां नंबर जो बुक है आपका, वो है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य, 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 महाभाष्य। देखिएगा, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाभाष्य पुस्तक के जो लेखक हैं वो है पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक के लेखक, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि है। और महाभाष्य पुस्तक से जो है आपको पुष्यमित्र शुंग का इतिहास प्राप्त होता है। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग का इतिहास पता चलता है, इतिहास पता चलता है, समझे। किससे? महाभाष्य से, महाभाष्य से, महाभाष्य से आपको पुष्यमित्र शुंग का इतिहास पता चलता है। अगर पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश से संबंधित एक और पुस्तक है, एक और पुस्तक है, जरा सा उसकी भी आप जानकारी प्राप्त करिए। और उस पुस्तक का नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, समझिएगा, मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है कालिदास। कौन है? कालिदास। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास। और इससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश के इतिहास, शुंग वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश के इतिहास की जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है। किस पुस्तक से? तो ये है मालविका अग्निमित्रम से, मालविका अग्निमित्रम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्लास अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, जो नहीं है कर लीजिए। और
वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करते रहिए, कमेंट करिए जो डाउट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को। अगला जो पुस्तक है आपका, अगला जो पुस्तक है वो पुस्तक है आपका पुस्तक नंबर 10, और वो पुस्तक है क्या है, तो नीति सार। क्या है पुस्तक? नीति सार, समझिएगा, नीति सार, समझिए, नीति सार नामक पुस्तक। नीति सार पुस्तक के लेखक कौन? नीति सार पुस्तक के लेखक कौन? नीति सार पुस्तक के लेखक, नीति सार पुस्तक के लेखक कौन? तो कामंदक, कामंदक, कामंदक। नीति सार पुस्तक के लेखक कौन? कामंदक। और इससे जो है किस काल की जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे गुप्त काल की, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन राजतंत्र, गुप्तकालीन राजतंत्र की जानकारी मिलती है, गुप्तकालीन राजतंत्र की जानकारी प्राप्त होती है नीति सार से। किससे? नीति सार से, समझे, नीति सार से। चलिए एक और पुस्तक है गुप्तकालीन का, और वह भी पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम, समझिएगा, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम पुस्तक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन? मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन? तो शूद्रक। कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम लेखक के पुस्तक कौन? सॉरी, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन? तो शूद्रक। कौन है? शूद्रक। और इससे भी आपको गुप्तकालीन, गुप्तकालीन समाज का वर्णन मिलता है, गुप्तकालीन समाज का विवरण प्राप्त होता है, गुप्तकालीन समाज का विवरण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, समझे। किससे? मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम के लेखक कौन? तो शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन? शूद्रक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला पुस्तक है आपका, अगला पुस्तक है, अगला पुस्तक है हर्ष चरित्र। क्या है? हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक कौन? तो हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक बाण भट्ट। किस कौन है? बाण भट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक कौन? बाण भट्ट। हर्ष चरित्र के पुस्तक के लेखक कौन? तो बाण भट्ट। और हर्ष चरित्र के लेखक जो बाण भट्ट हैं, हर्ष चरित्र के लेखक जो बाण भट्ट हैं, जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा है, तो इस पुस्तक से जो है क्या जानकारी मिलता है? तो सम्राट हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की उपलब्धियों, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण मिलता है, उपलब्धियों का विवरण है। इस पुस्तक में क्या मिलेगा आपको? तो हर्षवर्धन के उपलब्धियों का विवरण प्राप्त होता है। किसमें? हर्ष चरित्र में। किसमें? हर्ष चरित्र में। चलिए एक अगला पुस्तक है, एक अगला पुस्तक है आपका पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन? तो चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंदवर दाई, चंदवर दाई, चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन? तो चंदवर दाई। और इससे जो है पृथ्वीराज रासो से आपको पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के उपलब्धि, के उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है, के उपलब्धियों, के उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। किससे? पृथ्वीराज रासो से, जिसके लेखक कौन है? चंदवर दाई। कौन है? चंदवर दाई। चलिए ये थे हमारे भारतीय साहित्य यानी भारत के लेखक, प्राचीन भारत के लेखक। अब हम करेंगे विदेशी साहित्य का विवरण, यानी विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य,
देखिए विदेशी साहित्य एक्चुअल में क्या था कि जो विदेशी भारत यात्रा पर आए थे, जो विदेशी विदेशी भारत यात्रा पर आए थे, भारत यात्रा पर लिखे गए पुस्तक, भारत यात्रा पर, भारत यात्रा के दौरान, इसको ऐसे करिए, भारत यात्रा के दौरान, भारत यात्रा के दौरान दौरान लिखे गए पुस्तक, लिखे गए पुस्तक, और उसी पुस्तक को हम क्या कहते हैं, विदेशी साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी साहित्य कहते हैं। चलिए विदेशी साहित्य हम पढ़ेंगे। अभी हमने भारतीय साहित्य को पढ़ लिया, ठीक है, भारतीय साहित्य को पढ़ लिया, अब हम विदेशी साहित्य को बात करेंगे। देखिए मुख्य रूप से अगर हम विदेशी साहित्य की बात करें, विदेशी साहित्य की अगर बात करें तो इसमें तीन तरह के विदेशियों का विवरण हमको मिलता है। तीन तरह के विदेशियों का विवरण हमको मिलता है। एक मिलता है यूनानी एवं रोमन लेखक, यूनानी एवं रोमन लेखक कौन मिलते हैं, यूनानी एवं रोमन लेखक। और दूसरा मिलता है हमको चीनी लेखक, यानी चीन से जो यात्री भारत आए थे, चीनी लेखक। और तीसरे जो विदेशी हैं वो है अरबी लेखक। कौन है, अरबी लेखक, अरबी लेखक जो अरब देश से भारत आए थे, उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं जिनको हम विदेशी साहित्य कहते हैं। तो चलिए एक एक पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, एक एक पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और वो पुस्तक क्या है, चलिए देखिए। देखिए चीनी, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, यूनानी साहित्य मीन्स यूनान एवं रोम के लेखक, यूनानी लेखक, यूनानी एवं रोमन लेखक। चलिए यूनानी एवं रोमन लेखक, रोमन लेखक, यूनानी एवं रोमन लेखक। देखिए जो इसमें सबसे पहला लेखक जो आता है, जो प्रसिद्ध है, जिनकी चर्चा हुई है इतिहास में, वो है टेसियस। क्या नाम है, टेसियस, 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 समझे, क्या नाम है, टेसियस। और टेसियस की बात अगर हम करें तो यह ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का, ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का था, ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। और अगर बात करें तो इसके बारे में क्या है, देखिए टेसियस जो है ना, इसके द्वारा लिखे गए अधिकांश पुस्तकें, अधिकांशतः, यदि अधिकांशतः पुस्तकें, इसके द्वारा लिखे गए अधिकांशतः पुस्तकें जो हैं, पुस्तकें कल्पित कहानियों पर आधारित है। क्या है, कल्पित कहानियों पर आधारित है, यानी कल्पना की गई है, कल्पित कहानियों पर आधारित है। क्या है, आधारित है। इसलिए टेसियस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो हैं, टेसियस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें अविश्वसनीय है। क्या है, अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, समझे, अविश्वसनीय है, मतलब इस पर जो है विश्वास नहीं किया जाता है। तो टेसियस, टेसियस कहाँ का था, तो टेसियस जो है ईरान का, टेसियस जो है ईरान का, टेसियस क्या है, ईरान का, टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस क्या था, ईरान का राजवैद्य था, समझे। चलिए अगला यूनानी लेखक जो है, एक है हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस। देखिए
सबसे पहले नंबर तो हेरोडेटस को जो है, हेरोडेटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। मीन्स इतिहास के पिता, इतिहास के पिता, इतिहास के पिता। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस को। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। इसने जो है, इसने 5वीं सदी में, क्या है, 5वीं सदी में, 5वीं सदी में 5वीं सदी में इसने जो है 5वीं सदी में, 5वीं सदी में एक पुस्तक लिखा था। इन्होंने 5वीं सदी में एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। 5वीं सदी में जो है एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। किसने? तो हेरोडोटस ने, हेरोडोटस ने। और इसी पुस्तक में जो है, इसी पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों का विवरण किया गया है। इसी पुस्तक में जो है भारत और फारस, भारत और फारस के संबंधों का, के संबंध का विवरण मिलता है, संबंधों का विवरण किया गया है, विवरण किया गया है, विवरण किया गया है। किसमें? तो हिस्टोरिका में। किसमें किया गया है? हिस्टोरिका में किया गया है। समझे? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये तो हो गया आपका। एक और है यूनानी शासक में, यूनानी शासक में। अब बात करते हैं, नोट करिएगा आप लोग, यहां पर नोट करिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। देखिए, सिकंदर, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में 3 लेखकों का बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। जो पहले लेखक हैं, जो पहले लेखक हैं वह हैं, जो पहले लेखक हैं वह है निरियाकस। कौन है? निरियाकस। कौन है? निरियाकस। समझिए, तो निरियाकस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो निरियाकस हैं, अच्छा रुकिए, ये 3 लेखक जो है निरियाकस, और जो दूसरा लेखक है वो है आनेसिक्राटस, आनेसिक्राटस, आनेसिक्राटस। ठीक है। और जो तीसरा है, और जो तीसरा लेखक है उनका नाम है अरिस्टोबुलन, अरिस्टोबुलस, 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 अरिस्टोबुलस। समझे? अरिस्टोबुलस। और ध्यान रखिएगा, इन तीनों के इतिहास, इन तीनों के इतिहास जो है, यानी इस तीनों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो हैं अधिक विश्वसनीय हैं। क्या है? अधिक विश्वसनीय है, अधिक विश्वसनीय है। समझे? तो सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक आए थे? तो निरियाकस आए थे, आर्नेसिक्राटस आए थे और अरिस्टोबुलस आए थे। कौन कौन आए थे? निरियाकस, आर्नेसिक्राटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है। अब और देखिएगा, ये तो साथ में था सिकंदर के साथ। अब सिकंदर के बाद भी कुछ लेखक आए हैं, सिकंदर के बाद। ठीक है, सिकंदर के बाद, सिकंदर के बाद, सिकंदर के बाद आने वाले लेखक, सिकंदर के बाद आने वाले लेखक, सिकंदर के बाद आने वाले लेखक। तो सिकंदर के बाद आने वाले लेखकों में से कौन है? तो सिकंदर के बाद आने वाले लेखक में है, सिकंदर के बाद आने वाले लेखक में है कौन कौन? तो सिकंदर के बाद आने वाले लेखक है, पहला नंबर, पहला नंबर आप ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज। कौन है?
मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। चलिए मेगास्थनीज की हम बात कर लेते हैं। जो मेगास्थनीज से यह थे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह क्या था? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। और साथ ही जो दूसरी जानकारी है कि यह मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, के राज दरबार में, राज दरबार में भारत आया था, के राज दरबार में भारत आया था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भारत आया था। समझे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भारत आया था। और मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है क्या? तो उस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ध्यान दीजिएगा, इंडिका। जो इंडिका पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। और इस इंडिका नामक पुस्तक से जो है मौर्य काल के इतिहास, यानी मौर्य युगीन समाज, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। विवरण मिलता है, विवरण मिलता है। समझे? किससे? तो इंडिका नामक पुस्तक से, इंडिका नामक पुस्तक से। चलिए मेगास्थनीज हो गया। एक और लेखक है, वो है डायमेकस। डायमेकस एक और लेखक है और उसका नाम क्या है? तो डायमेकस। डायमेकस क्या नाम है? डायमेकस। डायमेकस देखिएगा, डायमेकस, डायमेकस। चलिए डायमेकस। तो डायमेकस की अगर हम बात करें तो यह जो है सीरियन राजा एंटियोकस का राजदूत था। सीरिया के राजा जो थे, सीरियन राजा, सीरियन राजा, सीरियन राजा अंतियोकस, एंटियोकस, अंतियोकस, इंग्लिश में हम कहते हैं एंटियोकस। एंटियोकस के राजदूत थे, एंटियोकस के राजदूत थे। कौन? तो डायमेकस। डायमेकस के यहाँ किसका राजदूत था? तो एंटियोकस के राजदूत थे। किसके थे? एंटियोकस के राजदूत थे। और यह किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार, बिंदुसार के राज दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में, राज दरबार में भारत आया था। राज दरबार में भारत आया था। समझे? डायमेकस हो गया। और साथ ही जब देखिए बिंदुसार किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। तो यह भी जो है, सॉरी मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो यहां से भी, यानी डायमेकस से भी जो है मौर्यकालीन इतिहास की ही जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास की ही जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किससे? डायमेकस से, डायमेकस से। चलिए एक और लेखक हैं, एक और लेखक हैं यूनानी लेखक, और उसका नाम है डायनोसियस। डायनोसियस क्या है? डायनोसियस, डायनोसियस क्या नाम है? डायनोसियस, डायनोसियस। समझिए, डायनोसियस, डायनोसियस। तो डायनोसियस जो है यह टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी फिडेल्फस, फिडेल्फस का राजदूत था। कहां का राजदूत था?
तो टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था। किसका राजदूत था? टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था। और यह डायनोसियस जो है किसके राज दरबार में भारत आया था? तो अशोक के राज दरबार में, अशोक के राज दरबार में भारत आया था। अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? तो अशोक के राज दरबार में भारत आया था। कौन? डायनोसियस। देखिएगा, सिकंदर के बाद 3 लेखक आए जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला लेखक कौन है? मेगास्थनीज। पहला लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कहां का राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके शासन काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है भारत आया था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी? इंडिका। क्या था? इंडिका। और इंडिका में मौर्य युगीन समाज की संस्कृति का विवरण मिलता है। जो दूसरे लेखक हैं वो लेखक कौन है? तो दूसरे लेखक जो है वो है डायमेकस। कौन है? डायमेकस। और डायमेकस जो है सीरियन राजा एंटियोकस का राजदूत था। कहां का राजदूत? किसका राजदूत था? सीरियन राजा एंटियोकस का राजदूत था। और यह बिंदुसार के राज दरबार में भारत आया था। डायमेकस किसके शासन काल में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में भारत आया था। अगला, और इससे भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और जो तीसरा लेखक था जो सिकंदर के बाद आए थे वो है डायनोसियस। क्या है? डायनोसियस। और डायनोसियस जो है टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था। कहां? किसका राजदूत था? टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था। और यह अशोक के राज दरबार में भारत आया था। यह अशोक के राज दरबार में भारत आया था। चलिए, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा क्लास। समझे? तो आप क्लास को जो है अंत तक देखिए लाइव, और उसके बाद आपको क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो डाउट है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए। अगली पुस्तक की हम बात करते हैं। ठीक है, लेखक की, तो वो है पिल्ली। क्या नाम है? पिल्ली। अगले पुस्तक जो है पिल्ली के द्वारा लिखा गया है। यानी एक लेखक है पिल्ली। क्या नाम है? पिल्ली। तो पिल्ली जो लेखक हैं इसके द्वारा जो बुक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो पिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पिल्ली के द्वारा लिखा गया है। समझे? पिल्ली के द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री। किसके द्वारा लिखा गया है? पिल्ली के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है, इस पुस्तक में यानी नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों एवं खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? नेचुरल हिस्ट्री से। किसके द्वारा लिखा गया था? तो पिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? तो पिल्ली के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पिल्ली के द्वारा लिखा गया था। एक और लेखक है आपका टॉलमी। क्या नाम है? टॉलमी। देखिए, टॉलमी। और टॉलमी जो लेखक है इसके द्वारा भारत का भूगोल लिखा जाता है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी भी कहते हैं।
जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखा था? जियोग्राफी, जियोग्राफी नामक पुस्तक जो है लिखा था। कौन लिखा था? तो टॉलमी ने लिखा था। किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। एक और पुस्तक है आपका, एक और पुस्तक है, सॉरी एक और पुस्तक है आपका, समझिएगा पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इरीथ्रियन, इरीथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। समझे? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और इसके जो लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं वो हैं अज्ञात। मीन्स इसके लेखक की जानकारी हमें नहीं मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और इस पुस्तक में जो है, इस पुस्तक में जो है आपको, इस पुस्तक में आपको भारत के बंदरगाहों, भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक, एवं व्यापारिक, व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी, जानकारी मिलती है। समझे? व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। चलिए, तो अभी हमने जो है यूनानी लेखक एवं रोमन लेखक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चीनी यात्रियों का विवरण। क्या पढ़ेंगे? चीनी यात्रियों का विवरण। ठीक है, देखिए चीनी यात्रियों का विवरण मीन्स चीनी लेखक, चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में हम सबसे पहले बात करते हैं फाहियान की, फाहियान की। ठीक है, फाहियान की। अच्छा, एक बात आप नोट कर लीजिएगा इधर कि चीनी यात्री थे या जो भी और भी कोई थे, वो भारत क्यों आते थे? तो मुख्य रूप से चीनी यात्री के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि यह बौद्ध तीर्थ स्थानों, क्या है? बौद्ध धर्म में जो तीर्थ स्थान होते थे, बौद्ध तीर्थ स्थानों, बौद्ध तीर्थ स्थानों, बौद्ध तीर्थ स्थान, अरे यार, बौद्ध तीर्थ स्थानों, स्थानों की यात्रा, स्थानों की यात्रा एवं एवं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा हेतु, शिक्षा हेतु भारत आया करते थे। जो चीनी लेखक थे, जो चीनी लेखक थे, जो भी भारत आए, वो क्यों आए थे? तो बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए और बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जो है भारत आया करते थे। तो चलिए बात करते हैं फाहियान की, बात करते हैं हम फाहियान की। तो फाहियान जो थे, फाहियान यह 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में आया था। 5वीं सदी, 5वीं सदी के प्रारंभ में, 5वीं सदी के प्रारंभ में यह भारत आया था। और यह जो है किसके शासन काल में? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है भारत आया था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। कौन? फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें हम तो इसका एक अन्य नाम है, जो वो नाम है वो है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मीन्स चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। फाहियान, फाहियान चीनी लेखक थे जो 5वीं सदी में भारत आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत में लिखा है, जो इन्होंने भारत के बारे में लिखा है, उसमें हमें भारतीय समाज, उसमें हमें भारतीय समाज,
भारतीय समाज मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो भारतीय समाज एवं संस्कृति एवं संस्कृति एवं संस्कृति और आर्थिक राजनीति और आर्थिक स्थिति का विवरण देता है, स्थिति का विवरण करता है। कौन? तो फाहियान। कौन? फाहियान। और इन्होंने बताया, इन्होंने भारत की जनता को यानी मध्य प्रदेश की जनता को, इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को उस समय सुखी एवं समृद्ध बताया था। सुखी एवं समृद्ध बताया था। क्या बताया था? सुखी एवं समृद्ध बताया था। कौन? तो फाहियान। फाहियान की अगर हम बात करें तो फाहियान 5वीं सदी में भारत आया था। फाहियान 5वीं सदी में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो विक्रमादित्य। और इन्होंने भारतीय समाज में मध्य प्रदेश की संस्कृति और आर्थिक स्थिति का जो है विवरण देता है और मध्य प्रदेश की जनता को फाहियान सुखी और समृद्ध बताता है। सुखी और समृद्ध बताता है। चलिए दूसरे चीनी लेखक की बात करेंगे हम। जो दूसरा चीनी लेखक है वो है आपका हेनसांग। क्या है? हेनसांग। क्या नाम है? हेनसांग। देखिए हेनसांग की अगर बात करें तो यह 7वीं ईस्वी में, कब? सॉरी 7वीं सदी में लगभग 629 में चीन से चला था और 630 ईस्वी में भारत आया था। 630 ईस्वी में भारत आया था और लगभग 14 से 15 साल तक जो है 14 से 15 साल तक जो है भारत में रहा था और 645 ईस्वी में वापस चला गया। कौन? तो हेनसांग। कौन? हेनसांग। अगर हेनसांग की बात हम करें, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। और अगर हम बात करें तो हेनसांग ने अपनी यात्रा में एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था सी यू की। क्या नाम था? सी यू की। हेनसांग के द्वारा रचित सी यू की। और इस पुस्तक में हर्षवर्धन कालीन समाज यानी हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति की जानकारी प्राप्त होती है। समझे? किसका? तो CUK से। हेनसांग भारत कब आया था? तो लगभग 630 ईस्वी में भारत आया था। 14 से 15 साल तक रहा था। 645 में वापस लौट गया और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। और इसके द्वारा एक जो पुस्तक लिखी गई थी वो पुस्तक है CUK। इसके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा था जो लिखा गया? CUK। और हेनसांग क्यों भारत आया था? तो हेनसांग यह जो है भारत नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था एवं बौद्ध ग्रंथों को भी पढ़ने समझने के लिए आया था। कौन? हेनसांग। चलिए
अब एक तीसरा यात्री है जो चीनी यात्री, वह भी प्रमुख रहा है, वो नाम है इत्सिंग का। क्या नाम है? इत्सिंग का, इत्सिंग का, इत्सिंग, इत्सिंग। क्या नाम है? इत्सिंग। चलिए इत्सिंग की अगर हम चर्चा करें, इत्सिंग की, तो यह 7वीं सदी के अंत में, 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। अंत में आया था। कब आया था? अंत में आया था। 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। ठीक है। और यह अपने विवरण में जो है, अपने विवरण में 2 विश्वविद्यालयों का उल्लेख करता है। 2 विश्वविद्यालयों का उल्लेख करता है, एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा करता है। और इत्सिंग बताता है कि उसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का सॉरी, ये नहीं, बल्कि हेनसांग बताते हैं, समझे? हेनसांग के समय आप यहां लिख लीजिएगा, हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जिसको हम वीसी बोलते हैं, कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र था। कौन था? शीलभद्र था। समझे? शीलभद्र था। ठीक है, अब सही हो गया। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन? तो हेनसांग आते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में, चूंकि वो अध्ययन करने के लिए आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, और वो बताते हैं कि उसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय में जो है शीलभद्र वहां के कुलपति थे। इत्सिंग की बात करें तो 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा करते हैं। समझे? चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और था, ज्यादा उसका कुछ जानकारी है नहीं, सिर्फ उसके नाम पता चलते हैं। सुंगयुन, या इसका एक मतलब नाम है, अलग अलग किताबें मिलता है, संयुगन या संयुगन। यह भी जो है चीनी यात्री थे और यह 518 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में। 518 ईस्वी में भारत आया था और ये 3-4 साल ही रहा था, ज्यादा नहीं रहा था। ठीक है, चीनी यात्री खत्म हो गया, चीनी यात्री के लेखक खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे अरबी लेखक। क्या पढ़ेंगे? अरबी लेखक। अरबी लेखक क्या है? अरबी लेखक। देखिए अरबी लेखक में आपको जो नाम मिलेगा, अरबी लेखक में सबसे पहला जो नाम मिलेगा वो मिलेगा अल-बरूनी का। किसका नाम मिलेगा? अल-बरूनी का। किसका नाम मिलेगा? अल-बरूनी का। और अल-बरूनी के द्वारा सबसे पहले नंबर तो ये जानिए कि ये लेखक कब आया था? तो यह महमूद गजनबी के साथ, महमूद गजनबी के साथ जो है, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। कौन? अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है महमूद गजनबी के समय में या गजनबी के साथ में भारत आया था। अल-बरूनी ने जो है अपनी, अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि अल-बरूनी कहाँ का था? तो अल-बरूनी जो है ख्वारिज्म और वर्तमान में जो है यह जगह है तुर्कमेनिस्तान। अल-बरूनी जो है तुर्कमेनिस्तान का नागरिक था, तुर्कमेनिस्तान का था। कहाँ का था? तुर्कमेनिस्तान का था। और इन्होंने एक अपनी जो पुस्तक लिखी है, जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है,
वह है तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। और इसी का अन्य भाषा में या तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद कहा जाता है। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? तो तहकीक ए हिंद बोलिए या किताब उल हिंद बोलिए। एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलबरूनी। अलबरूनी कहाँ का लेखक था? तो तुर्कमेनिस्तान का। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और इसको जो है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है भारत की खोज। इसका अर्थ है भारत की खोज, भारत की खोज। और इस बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये भी ध्यान रखिए। इस बुक का अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में अनुवाद जो किया गया था, इंग्लिश में अनुवाद किया गया था सबसे पहले 1888 में, 1888 ईस्वी में। किस बुक का? तहकीक ए हिंद का। तहकीक ए हिंद का 1888 ईस्वी में सबसे पहले जो है अनुवाद किया गया था। तो अनुवादक कौन था? तो अनुवादक का जो नाम है, अनुवादक का जो नाम है वह नाम है एडवर्ड साची। एडवर्ड साची, एडवर्ड साची। एडवर्ड साची के द्वारा जो है तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए अरबी लेखक में आपका अलबरूनी खत्म हो गया। अलबरूनी हमने पढ़ लिया कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। कहाँ का रहने वाला था? तो ख्वारिज्म का। वर्तमान में वो जगह तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, तो मीन्स तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। और अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, जिसकी मतलब होता है, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। तो तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो एडवर्ड साची ने किया था। कब किया था? 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। अलबरूनी खत्म। अब एक और है, एक और लेखक है अरबी लेखक में, एक और लेखक है अरबी लेखक में, और उस लेखक का नाम है, उस लेखक का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता। यह भी भाई साहब बहुत प्रसिद्ध रहा है, इब्न बतूता, इब्न बतूता। अगर हम इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता की बात करें, तो यह जो है इब्न बतूता 14वीं सदी में, 14वीं सदी में जो है भारतीय उपमहाद्वीप के 14वीं सदी में, 14वीं सदी में, 14वीं सदी में, 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन, तथा सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देता है, की जानकारी देता है, जानकारी देता है। और वो जानकारी किस में देता है? तो इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जो अपने यात्रा के दौरान लिखा था, इसको हम कहते हैं रहला। क्या कहते हैं? रहला। उस पुस्तक का नाम क्या है? इसके यात्रा वृत्तांत, मीन्स इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का जो पुस्तक है वो है रहला। क्या नाम है उसका? रहला। और यह जो है अरबी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इब्न बतूता, इब्न बतूता क्या यात्रा वृत्तांत क्या है? तो रहला। क्या है? या रहला, समझे। और इब्न बतूता जो थे ना, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में जब दिल्ली पहुंचता है, जब दिल्ली पहुंचता है, यानी दिल्ली पहुंचने पर, दिल्ली पहुंचने पर, दिल्ली पहुंचने पर, दिल्ली पहुंचने पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा,
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसको, किसको, इब्न बतूता को, इब्न बतूता को, इब्न बतूता को, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त करता है, न्यायाधीश नियुक्त करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। इसकी विद्वता को देखकर, बहुत विद्वान थे ये इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता, अगर बात करें इब्न बतूता का, तो 14वीं सदी में भारत आया था। भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देता है। अपने यात्रा वृत्तांत को जो है रहला नामक पुस्तक में लिखता है, अपने यात्रा वृत्तांत को रहला नामक पुस्तक में लिखता है। और 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में जब वह दिल्ली पहुंचता है, तो वहां का जो शासक था दिल्ली सुल्तान, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। अरबी लेखक खत्म, अरबी लेखक खत्म, समझे। अब दो गो लेखक और है, दो ठो लेखक और है जो अरबी लेखक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। वो लेखक है तारानाथ। कौन है? तारानाथ। देखिए तारानाथ के अगर बारे में बात करें तो यह जो है तिब्बत का लेखक था, यानी तिब्बती लेखक था, तिब्बती लेखक। यह कहाँ का लेखक था? तिब्बती लेखक। तारानाथ तिब्बती लेखक था और इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, दो पुस्तक लिखी थी यानी रचना किया था। कौन सा? तो एक पुस्तक है कंगयूर, कंगयूर, और जो दूसरा पुस्तक है वो है तंगयूर। क्या है? तंगयूर। तंगयूर और तंगयूर किसने लिखा है? तो तारानाथ ने। किसने लिखा है? तारानाथ ने। एक और महान व्यक्ति हैं, एक और महान व्यक्ति हैं, वो है कौन? तो उसका नाम है मार्को पोलो। कौन है? मार्को पोलो, मार्को पोलो, मार्को पोलो। अगर मार्को पोलो की बात करें, मार्को पोलो की अगर हम बात करें तो यह 13वीं सदी के अंत में, 13वीं सदी के अंत में, 13वीं सदी के अंत में भारत आया था और यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था। जो पांडव वंश थे, पांड्य देश की यात्रा में, यानी पांड्य राज्य में आया था। भारत की पांड्य वंश की यात्रा में, पांड्य देश की यात्रा में आया था। और यह पांड्य वंश की ही जो है इतिहास बताता है। कौन? मार्को पोलो। दोस्तों आज के इस क्लास में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण पुस्तक थे, लोकप्रिय पुस्तक थे, लोकप्रिय पुस्तक थे, महत्वपूर्ण पुस्तक थे, महत्वपूर्ण पुस्तक या ग्रंथ थे, हमने सभी को पढ़ लिया, सभी को पढ़ लिया। आज का क्लास खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे वह बिहार दरोगा का हो, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे वह रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पसंद कर, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर पहली बार आए हैं तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए, क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में, अगले क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।